हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महाजनपद काल के बारे में। दोस्तों जानेंगे कि जनपद काल का उदय कैसे हुआ। दोस्तों लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास छोटे मोटे राज्य धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने का शुरुआत करने लगे। एक दूसरे से मिल के बड़े शहर, बड़े राज्य, बड़े देश का निर्माण करने लगे। उसे ही जनपद काल कहा गया। उस समय लगभग 16 महाजनपद थे और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में उसके शासक, राजधानी के बारे में, युद्ध एवं विजय और धर्म, समाज और व्यापार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा बारी बारी से और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और ये कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आप लोग नॉर्मल एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, जहाँ की वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट नहीं होते, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए पर्याप्त होगा। और अगर आप पहली बार भी जानकारी ले रहे हैं जनपद से रिलेटेड कि इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, कैसे क्या होता है, तो ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंट्रो। जब छोटे छोटे जनजाति राज्य मिलकर बड़े राज्य में बदलने लगे तब भारत में महाजनपद का उदय हुआ। यह काल भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इस समय बड़े राज्यों का निर्माण हुआ, राजतंत्र और गणतंत्र विकसित हुआ। दोस्तों इसी समय राजतंत्र और गणतंत्र विकसित हुआ था और इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी उदय हुआ। और महाजनपद काल का सबसे शक्तिशाली अगर कोई राज्य था तो वो मगध था। और उसके बाद इसी में मौर्य साम्राज्य की भी नींव रखी गई, मगध में ही। दोस्तों जनपद का अर्थ क्या होता है? पहला इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये जन और पद दो शब्दों से मिलकर बना है। जन यानी लोग, पद मतलब कि स्थान, अर्थात जहां कोई जनजाति बसती है उसे जनपद कहा जाता है। और पहले कहा भी जाता था कि समाज लगभग 7-8 जाति से मिलकर बनता है तो ही एक समाज बनता है, वही है ये। उदाहरण के लिए करुजन, पंचाल जन, मगध जन आदि। आगे देखते हैं। जनपद था क्या? तो जब जनपद बड़े और शक्तिशाली हो गए तब उन्हें महाजनपद कहा गया। पहले तो जनपद था, लेकिन जब जनपद बड़े और शक्तिशाली होते गए तब उसे महाजनपद कहा गया। महाजनपद काल लगभग 600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। महाजनपद के उदय के बाद क्या क्या हुआ? तो लोहे का उपयोग, लोहे के औजार बनने लगे, खेती आसान हुई और जंगल साफ हुए। कृषि में विकास हुआ, अधिक उत्पादन हुआ और व्यापार बढ़ा। व्यापारों और नगरों का विकास, नए शहर बने, व्यापारी मार्ग मजबूत हुआ। अस्थायी निवास, लोग एक जगह बसने लगे और राज्यों का निर्माण हुआ। महाजनपद की संख्या 16 थी। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अगंतुर निकाय में मिलता है। दोस्तों ये भी एग्जाम में एक बार पूछे गए थे कि जनपद का जानकारी हमें 16 जो जनपद है उसकी जानकारी हमें कहाँ मिली? तो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुतर निकाय, वहाँ हमें मिलती है। और 16 जनपद कौन कौन से थे? तो पहला था अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये 16 जनपद का उदय हुआ था। चलिए बारी बारी से जानते हैं अब सभी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं सभी की राजधानी। तो पहला है अंग, इसकी राजधानी चंपा थी। मगध, इसकी राजधानी राजगिरी। काशी, वाराणसी। कौशल, श्रावस्ती। वज्जी, वैशाली। मल, कुशीनगर। चेदी, सुक्तिमती। वत्स, कौशाम्बी। कुरु, इंद्रप्रस्थ। पांचाल, अहिचत्र। मत्स्य, विराटनगर। सूरसेन, मथुरा। अस्मक, पोटली। अवंती, उज्जैन। गांधार, तक्षशिला और कंबोज, राजपुर। ये 16 महाजनपद और उसकी राजधानी है। दोस्तों एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न मगध, कौशल, वज्जी, अवंती और वत्स से आते हैं, तो इसके बारे में ही अच्छे से जानने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं मगध के बारे में। दोस्तों मगध की राजधानी राजगिरी बाद में पाटलिपुत्र बनी, जो कि अभी आधुनिक रूप से बिहार है। मगध के शक्तिशाली बनने का कारण था कि इनके पास लोहे के खान थे। इनके पास बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी क्योंकि ये गंगा के किनारे बसे हुए थे। हाथियों की उपलब्धता, युद्ध में हाथियों का उपयोग होता था क्योंकि इनके पास भारी भरकम हाथी वगैरह थे।
और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था, तो इनका व्यापार मार्ग भी बहुत सुगम था। नदी मार्ग के थ्रू व्यापार होता था, तो इसका व्यापार आसान था। इसी वजह से मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बना। किसी भी शक्तिशाली राज्य होने के लिए क्या चाहिए? एक मजबूत हथियार, जो कि लोहे के खान थे तो ये बना ही लेते थे, और व्यापार के लिए उपजाऊ भूमि, क्योंकि पहले तो सबसे ज़्यादा व्यापार खाद्य सामग्री का ही होता था, तो उसके लिए उपजाऊ भूमि चाहिए। हाथियों की उपलब्धता थी, तो मतलब कि बहुत भारी भरकम सेना थी, तो वे वैसे ही शक्तिशाली बन गए। और अब व्यापार करने के लिए सुगम रास्ता भी चाहिए, तो नदी का मार्ग था ही, तो इस वजह से मगध बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन गया। अब जानते हैं मगध के प्रमुख राजवंश। तो पहला है हर्यक वंश, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक शिशुनाग थे। और नंद वंश, जिसके संस्थापक महापद्म नंद थे। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक रहे। इसकी राजधानी राजगिरी रही। इसकी विशेषता ये थी कि विवाह संबंधों से राज्य को बढ़ाया और अंग को जीता, और बुद्धि का समकालीन था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र, यह वज्जी संघ को हराया, पाटलीग्राम में बसाया और युद्ध में नए हथियारों का प्रयोग किया। ये बिंबिसार के पुत्र थे। उदयन पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। नंद वंश, इसके संस्थापक महापद्म नंद थे। ये बहुत धनवान शासक थे। इनके पास विशाल सेना थी, और इसका अंतिम शासक धनानंद बना। धनानंद की सेना को आचार्य चाणक्य के द्वारा रणनीति बना करके उसको उखाड़कर चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का पहला शासक बनाया। सिकंदर के समय मगध का शासक धनानंद ही था। नंद वंश का अंतिम शासक, विशाल सेना और अपार धन का स्वामी। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा धनानंद था। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसे पराजित कर दिया गया। वज्जी संघ, इसकी राजधानी वैशाली थी। विशेषता यह है यहाँ का कि यह एक गणतंत्र था। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पूरे भारत का या फिर पूरे विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो वो यहीं हुआ, वज्जी संघ वैशाली में। ये कई राज्यों का संघ था और इसमें प्रमुख जाति लिच्छवी शासक थी। गणतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर होता है? देखिए, राजतंत्र जहाँ राजा का शासन करते हैं, गणतंत्र सभा शासन करती है। मतलब क्या कि सभी वहाँ पे पंच होते हैं, पंचायत, सरपंच, मुखिया, ऐसा ही कुछ। और सत्ता वंशानुगत चलता है राजतंत्र में, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा, जबकि गणतंत्र में ऐसा नहीं होता। यहाँ चुनावी व्यवस्था चलती है। लोक मत से चुने जाएंगे कि उसका प्रतिनिधित्व कौन होगा। राजतंत्र, उदाहरण के लिए उस समय मगध था और गणतंत्र में वज्जी था राज्य। अवंती महाजनपद, इसकी राजधानी उज्जैन थी और शासक प्रहलोद था। यह व्यापार का प्रमुख केंद्र था। बाद में मगध ने इसे भी जीत लिया। वत्स महाजनपद, राजधानी कौशाम्बी था और प्रसिद्ध शासक उदयन था। कौशल महाजनपद, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और प्रसिद्ध राजा प्रसेनजित था। विशेष रूप से काशी से लेकर मगध तक इसका संघर्ष रहा। काशी महाजनपद, इसकी राजधानी वाराणसी थी और सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था। गांधार महाजनपद, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। महाजनपद काल की विशेषता, इसमें नगरों का विकास हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई, सिक्के का प्रयोग शुरू हुआ, बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ और सभी राज्यों की एक अस्थायी सेना बनी। उस समय सिक्का पंच चिन्हित था, चांदी का बना हुआ था और व्यापार में यही सिक्का का उपयोग होता था। दो धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे और जैन धर्म जिसके वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर थे, और इसी समय दोनों धर्म लोकप्रिय भी हुआ। प्रमुख नगर जैसे तक्षशिला शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, वैशाली गणतंत्र के लिए प्रसिद्ध था, उज्जैन व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, वाराणसी धार्मिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध था और पाटलिपुत्र राजनीतिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। महत्वपूर्ण युद्ध, पहला मगध और कौशल के बीच काशी के लिए युद्ध हुआ था। मगध और वज्जी के युद्ध,
के बीच युद्ध, आजाद शत्रु ने इस पर विजय प्राप्त की थी, यानी कि मगध। महाजनपद काल का अंत कैसे हुआ? तो मगध सबसे शक्तिशाली बन गया, धीरे धीरे अन्य राज्यों को जीत लिया। बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तो दोस्तों महाजनपद के बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य आए तो, और उससे पहले भी जो शासक था मगध का, वो छोटा छोटा करके सभी राज्यों को जीतते चला गया। तो 16 जनपद बचा ही नहीं, धीरे धीरे सभी मगध में विलय होते गए और ये एक बहुत बड़ा राज्य बन गया। बाद में जाकर के इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया गया और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। दोस्तों देखिए, एग्जाम में वन लाइनर फॉर्म में किस प्रकार पूछे जाते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वही बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ आगंतुर निकाय में। ठीक है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध। पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बसाया? तो उदयन ने। पहले तो राजगिरी था, उसके बाद पाटलिपुत्र उदयन ने ही किया। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, और ये लोकतंत्र था, वहां लोकतंत्र स्थापित था। तक्षशिला किस महाजनपद में था? तो गांधार में। अवंती की राजधानी क्या थी? तो उज्जैन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, और इसका अंतिम शासक धनानंद था। सिकंदर के समय मगध का शासक कौन था? तो धनानंद। पंचचिन्हित सिक्के किस काल में थे? तो महाजनपद काल में। और गणतंत्र का उदाहरण है वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। याद रखने के लिए देखिए 16 जनपद कौन कौन से थे? अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्यन, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। दोस्तों हम लोग को जनपद से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना चाहिए ये देखिए। पहला, जनपद क्या है, महाजनपद क्या है, उदय का कारण, 16 महाजनपद, महत्वपूर्ण महाजनपद, मगध का उदय, प्रमुख शासक, गणतंत्र राजतंत्र, धर्म और व्यापार और महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम लोग जाने भी। और देखिए फाइनल रिवीजन। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व था उदय इसका। कुल 16 जनपद थे महाजनपद। सबसे शक्तिशाली मगध था, जिसकी राजधानी पहले राजगिरी थी, बाद में उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र बनाया गया। गणतंत्र कहाँ स्थापित था? तो वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। शिक्षा केंद्र तक्षशिला था, जो कि गांधार महाजनपद में था। पंचमार्क सिक्के प्रचलित थे। बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ और नंद वंश का अंतिम शक्तिशाली वंश था। मगध का अंतिम शक्तिशाली वंश नंद वंश था, जिसके अंतिम शासक धनानंद थे। दोस्तों महाजनपद काल भारतीय इतिहास का वह दौर था जिसने भारत में बड़े राज्य, राजनीति, व्यापार, धर्म और साम्राज्य की नींव रखी। इसी काल में भारत में संगठित शासन व्यवस्था मजबूत हुई और आगे चलकर मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जाने जनपद क्या है, महाजनपद क्या है, प्रमुख शासक, उदय का कारण और भी उससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य था, इन सभी को जानने का प्रयास किए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।